हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। यानी आज हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा से सभी अब तक जितने भी आपके अतिलिखित प्रश्न बने हैं सभी क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके जितने भी प्रकाशन हैं सभी प्रकाशन के क्वेश्चंस को हमने ऐड कर रखा है। इसीलिए कहीं ना कहीं यह क्लास आपकी बहुत लंबी हो रही थी, इसीलिए हमने इसको 2 क्लास में कर दिया गया है। ठीक है, ये है आपका क्लास फर्स्ट। इसका क्लास सेकंड भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यह आपका पेपर 2 घंटे का होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो 2 घंटे में आपके कहीं ना कहीं 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इसका क्लास हमने आपको दे दिया है और अभी आपका अतिलघुत्तीय प्रश्न क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है अतिलघुत्तीय प्रश्न। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका है शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है। जैसे यहाँ पे आपका है शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको बताना है। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक पैदा होता है। जैसे बालक पैदा होता है, बालक सीखना स्टार्ट कर देता है, बालक का संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा सांस्कृतिक के अनुसार, ठीक है दोस्तों, के लिए आवश्यक है। जैसे यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, किसने कहा है। ये थे आपके टीपी नैन ने। ठीक है दोस्तों, टीपी नैन ने कहा था। और यह इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके, यह टीपी नैन के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। पेस्टोलॉजी के अनुसार। किसने दोस्तों कहा था। पेस्टोलॉजी के अनुसार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है अधिक जानकारी के लिए आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, किसने कहा है। अगर दोस्तों पर्यावरण वातावरण अच्छा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी अच्छे से बच्चों को मिल पाएगा, वरना शिक्षा में भी रुकावट देखने को मिल जाएगा। वही कहा गया है इसमें कि शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों को अस्थायी संतोष मिल सके। ओके दोस्तों, वाशिंग ने कहा था अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, इसको स्पष्ट करना है। हर्बर्ट ने लिखा है अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। लेकिन चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। व्यक्ति का चरित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। बहुत सही बात है दोस्तों, शिक्षा के बिना हर चीज़ अधूरी है। शिक्षा बहुअर्थीय है या कथन की पुष्टि कीजिए। कथन की पुष्टि करना है। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थ में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक व्यक्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है। दोस्तों, शिक्षा से कोई भी मनुष्य बहुत ही ऊपर जा सकता है और अशिक्षित व्यक्ति नीचे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो कहीं ना कहीं शिक्षा को बहुत ही योगदान दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। रॉस ने कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया जरूर आते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि द्विमुखी प्रक्रिया किसका है और त्रिमुखी प्रक्रिया किसका है। द्विमुखी आपके हो जाएंगे एडम्स और रॉस भी आपके हो जाएंगे। त्रिमुखी प्रक्रिया आपके जॉन डीवी हो जाएंगे। जॉन डीवी जी कहते हैं कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल होता है, इसलिए यह आपका त्रिमुखी प्रक्रिया है। रॉस के अनुसार द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और अध्यापक और विद्यार्थियों को केवल लिया है, और जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया में अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को लिया है, इसलिए इनके अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक विधि एवं पाठ्यक्रम सब कुछ आपका निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, वह आपका औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है। इसे एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षा इसमें बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत होती है। शिक्षा दोस्तों जीवन पर्यंत चलता है। जैसे बालक पैदा होता है वह सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे आपका है वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, वह आपका औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ बताइए। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना। इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले और शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले की मध्य दूरी होती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक भी जितने भी आपके प्रकाशन हैं, हमने यहाँ पर एक भी प्रकाशन को नहीं छोड़ा है। ठीक है, हमने आपके सारे प्रकाशन से हर एक क्वेश्चंस को लिया है, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछ ले आपसे, किसी भी प्रकाशन से, किसी भी गाइड से, किसी भी पुस्तक से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, वो आपका 100% रिजल्ट आएगा इस बार। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता है। उसे बोलते हैं प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं। संघ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है। ठीक है, संघ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते हैं। इसका अर्थ है बाहर जाना। कभी कभी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि प्रवज्जा संस्कार का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। आपको बताना होगा कि बाहर जाना, यही इसका अर्थ हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बौद्धकालीन में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। बौद्धकालीन की बात की जा रही है कि बौद्धकालीन में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गुरु एवं शिष्य के मध्य बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। लेकिन दोस्तों जो आज के गुरु हैं, जहां आप लोग पढ़ते हो पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है, वो भी सही से बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कैसे बात करते हैं आपके कॉलेज के आपके सर आपसे। उसमें हम क्या बताएं। मकतब का अर्थ बताइए। मकतब का अर्थ होता है लिखना।
दोस्तों देखिए, मकतब का अर्थ बताइए। मकतब का अर्थ होता है लिखना। इस अर्थ में मकतब का वह स्थान है जहाँ बालक लिखना सीखता है। मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में अक्षर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी चलाई जाती है। मदरसा का अर्थ बताइए। मदरसा देखिए दोस्तों, मकतब छोटे बच्चों के लिए है, मदरसा बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। मदरसा शब्द फारसी है, ठीक है दोस्तों, यह आपका फारसी है। यह आपका दरस शब्द से निर्मित किया गया है। इसका अर्थ है व्याख्या देना। मदरसा शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्याख्या देना, ठीक है। चलिए, मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते हैं, जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। हमने आपसे पहले कहा है कि मदरसा में बड़े बच्चे पढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? गॉड मैकाले की बात यहाँ पे की जा रही है। इन्होंने 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा? मैकाले ने कहा है कि अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया है, ठीक है। मैकाले जी ने अंग्रेजी साहित्य के महिमा का गुणगान किया है और कहा है कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय ही एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। यानी इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और अरबी का भी गुणगान कर दिया है। देखिए कितने आपके चालाक थे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि क्या मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत था? वास्तव में मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है। जो लोग मैकाले को शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं वे गलती करते हैं। वह तो भारत में अंग्रेजी साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक का प्रचार करना चाहता था। ओके दोस्तों, यह भारतीय अग्रदूत नहीं था। वह बस केवल दोस्तों एक अंग्रेजी साहित्य और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। कौन? मैकाले महोदय। जैसे यहाँ पे आपका है कि वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 में अपनी शिक्षा नीति घोषणा की थी। कब की थी? 19 जुलाई 1854। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुआ? राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इनकी नियुक्ति कब हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इसी कारण इस आयोग को मुदलियार आयोग कहा जाता है। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थ में किया गया है? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे आपका है कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष। क्या था? मोक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस दिग्दर्शन के द्वितीय खंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास थे। नवीन प्रयास के अध्याय 8 में विस्तृत उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आदर्शवाद की परिभाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आदर्शवाद के परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला आपका है आत्मनिष्ठ आदर्शवादी, वस्तु आदर्शवादी, निरपेक्ष और पश्चात्मक। ठीक है, ये आपके 4 हो जाएंगे। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों, जो आपके आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे वे थे आपके सुकराट, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल। ये आपके 4-5 लोग हैं जो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आदर्शवाद से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष तथा आत्मानुभूति, आत्मा की सर्वोच्च क्षमताओं का वास्तविक रूप से प्रदान करता है। जैसे कहा गया आपसे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है। आदर्शवाद का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है संस्कृति धाती में वृद्धि करना। आदर्शवाद मनुष्य की सांस्कृतिक धाती को विशेष महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति है। इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पे आपको 3 आदर्श दिख जाएंगे, बौद्धिक, भावात्मक और संकल्पिक। ठीक है, ये आपके 3 दिख जाएंगे। आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होता है, परंतु इसकी प्राप्ति में मनुष्य की इंद्रियां बाधक होती हैं। इंद्रियां सांसारिक सुख भोग करना चाहती हैं, अतः आवश्यक है कि मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाए। दोस्तों, व्यक्ति के इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात क्यों कही गई है आप लोग समझ जाओगे, आप लोग खुद इतने समझदार हो। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन क्या है। आदर्शवाद बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, वे बालक को अनुशासन में रखना चाहते हैं। उनके अनुसार बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए उसे अनुशासन में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है फ्रावेल के अनुसार अनुशासन में दंड का क्या स्थान है। फ्रावेल अनुशासन में दंड का कोई स्थान नहीं है, अपितु वह कहता है कि सहानुभूति से काम लेकर बालक की आत्मक्रिया और आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसी के शब्दों में बालक पर नियंत्रण करते समय उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए एवं प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय का महत्व बताइए। आदर्शवाद बालक के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक मानते हैं। यह सामाजिक पर्यावरण विद्यालय में ही मिल जाता है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक जगत का। ठीक है दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक जगत का। जैसे यहाँ पे आपका है आदर्शवाद के अनुसार ब्राह्मण की रचना किस शक्ति से हुई है। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। जैसे यहाँ पे आपका है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवादी के जनक कौन थे। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे, ये थे आपके बैकरले। ठीक है दोस्तों, बैकरले ने थे। ये आपके ब्राह्मण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ और नए नए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन थे। प्राचीन आदर्शवाद के जनक, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक, नैतिक आदर्शवाद के जनक। इसके साथ साथ यहाँ पे किस दार्शनिक ने
सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है। ये थे आपके प्लेटो महोदय। इसके बाद आदर्शवाद दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है, विचारों को, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से प्रश्न आपका 100% फंसेगा, ठीक है, यहाँ से फंसता है आपका। अब यहाँ पे आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको प्रश्नों का भरमार मिल रहा है। आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? 2 उद्देश्य है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात हैं। किसके? प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात हैं, इसको भी आप नोट करिएगा। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो हैं। निगमन और आगमन, ठीक है दोस्तों, आप इसको लिखिएगा। निगमन और आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। वाद विवाद विधि के जनक कौन है? भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आप चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट जी हैं। तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल जी हैं। खेल विधि के जनक आपके कौन है? फ्रावेल जी हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? पेस्टालॉजी जी हैं। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? ठीक है दोस्तों, तो इन सब प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर फंसेंगे, कोई शक नहीं है कि ना फंसे। और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं प्राकृतवाद का अर्थ है। प्राकृतवादी दर्शन की वह विचारधारा है जो प्राकृत को मूल तत्व मानती है। इस दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त और किसी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका है प्राकृत की ओर लौटो, यह क्या आशय है? प्राकृतवादी दर्शन के अनुसार प्राकृत के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्राकृत से उत्पन्न होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्राकृत की और लोटो के संबंध में रूसो का क्या अर्थ है? रूसो का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु नियंता के यहाँ से अच्छे रूप से आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में वह प्रदूषण हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राकृतवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का क्या स्थान है? तो विचारधारा के अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं वरन शिक्षा बालक के लिए है। ओके दोस्तों, बालक शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा बालक के लिए है। बालक ना तो शिक्षा पर आश्रित होता है और ना ही पाठ्यक्रम पर। बालक को क्या पता कि शिक्षा से क्या होता है, अभी तो बालक छोटा होता है। प्राकृतवाद के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान आवश्यक है अथवा नहीं? प्राकृतवाद बालक के पुस्तकीय ज्ञान के विरोध है। दोस्तों, हम भी कहीं ना कहीं बालक के पुस्तकीय ज्ञान के विरोध हैं। बालक को ओपन नॉलेज हमेशा दिया जाना चाहिए। रूसो के विचार में पुस्तकीय ज्ञान कृत्रिम अथवा अपूर्ण होता है। बालकों को शिक्षा शब्दों में ना देकर कागजों में दी जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका है प्राकृतवाद के अनुसार बालक को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? रूसो का कथन है कि प्राकृत कहती है कि वैक्स व्यक्ति के बनने से पहले बालक को बालक ही रहना चाहिए। यदि वह व्यवस्था भंग की जाती है तो यह बिना पके अग्रिम फलों की उत्पत्ति
करेंगे जो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हमें तुरंत युक्त सेवक एवं वृद्ध बालक मिलेंगे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि प्राकृतवाद के अनुसार अनुशासन का अर्थ बताइए। प्राकृतवादी अनुशासन स्थापित करने के लिए किसी बाहरी शक्तियों पर बल नहीं देते हैं। यही कारण है कि यह स्वयं अनुशासन पर बल देते हैं। प्राकृतवादी दर्शन के अनुसार अनुशासन सा शिक्षा उचित है या नहीं। प्राकृतवादी दर्शन के अनुसार बालक और बालिकाओं को पृथक रूप से शिक्षा देना अनुचित है। इस प्रकार प्राकृतवादियों ने सा शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। उनके बालकों तथा बालिकाओं को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। प्राकृतवाद के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता बताइए। यहाँ देखिए आप लोग, रूसो ने यह स्वीकार किया है कि बालक के विकास के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उससे वहाँ छोड़ दिया जाए, जिससे वह व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। कहीं ना कहीं इनका भी कहना सही है। जैसे यहाँ पे आपका है कि प्राकृतवाद का शांति निकेतन पर प्रभाव बताइए। यहाँ कक्षाएं भवन में नहीं ली जाती। शिक्षण कार्य पेड़ के नीचे खुले मैदान में होती है। प्राकृतिक पर्यावरण में आश्रय ढंग से बालकों की रुचियों के अनुसार सा शिक्षा दी जाती है तथा भ्रमण के द्वारा शिक्षा को महत्व दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है रूसों की नकारात्मक शिक्षा के स्वरूप। रूसों की नकारात्मक शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध है, निर्देशन ना हो, स्वानुभव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका निर्देशन ना हो, स्वानुभव, शब्दों के माध्यम नहीं, क्रिया का माध्यम, ठीक है। नियंत्रण ना हो, रूढ़िगत माध्यमों से मुक्त, समय सारणी ना हो, बालकों पर भार न डालें, उससे सुखपूर्ण कार्य करने दिया जाए। नैतिक शिक्षा का विरोध है, आदतों के निर्माण का विरोध है, समाज से दूर है, प्रचलित परंपराओं का विरोध है। ये आपके रूसों के नकारात्मक शिक्षा के कुछ स्वरूप थे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वास्तविक संसार भौतिक संसार है, यह कथन यह किस सिद्धांत का माना आता है? प्राकृतिकवाद के सिद्धांत पर। अब यहाँ पे आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलना स्टार्ट हो गए हैं। प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से। प्राकृतिकवाद किस ज्ञान को उचित मानता है? वैज्ञानिक ज्ञान को। प्राकृतिकवाद किसे अंतिम सत्य माना है? पदार्थ को। प्राकृतिकवादी किसके अस्तित्व के प्रति आस्था नहीं रखते हैं? समाज के अस्तित्व के प्रति। जैसे यहाँ पे आपका है प्राकृतिकवाद में किसे गौर स्थान प्राप्त किया गया है? शिक्षा को। प्राकृतिकवाद ने किस ज्ञान का विरोध किया है? पुस्तकीय ज्ञान का। 100 बातों की एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आपका है कि प्रकृति के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है? बालक है। किस दार्शनिक ने समाज संस्थाओं का विरोध किया है? रूसो ने किया है। प्राकृतिकवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि क्या बताई है? खेल विधि है। जैसे यहाँ पे आपका है कि प्राकृतिकवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ नए प्रश्न और देखने को मिल जाएंगे। प्राकृतिकवादियों ने सीखने की किस विधि का विरोध किया है? चाक एवं डाक विधि। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे या किसने कहा है? रूसो ने कहा है। प्राकृतिकवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भौतिक समानता की प्राप्ति। प्राकृतिकवादियों शिक्षा का अध्याय क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि प्राकृतिकवाद ने सीखने की किस विधि का जन्म दिया है?
ह्यूरिस्टिक विधि। जैसे यहाँ पे आपका है प्राकृतिकवाद ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसे आवश्यक माना है? ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। प्राकृतिकवाद किसके महत्व को स्वीकार किया है? आत्मा और परमात्मा को प्राकृतिकवाद के कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप यहाँ पर आपके बताए गए हैं। ओके दोस्तों, प्राकृतिकवाद से यहाँ पे आज आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल गए हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा लिखिए। जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। ठीक है, यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। ठीक है, शिक्षा में प्रयोजनवाद का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स पियर्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा बताइए। प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत है, सत्य का सिद्धांत है, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ठीक है, अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविक का सिद्धांत देता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में जॉन डेवी ने क्या लिखा है? शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में जॉन डेवी ने लिखा है, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बालकों में परिवर्तन होना, उसी के साथ उद्देश्य भी बदलता रहता है। दोस्तों, अगर आप छोटे हो, आप कुछ और सोचोगे, 1 साल बाद आप कुछ और सोचोगे, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी की, आपके शरीर की, आपके मस्तिष्क का विकास होगा, उसी प्रकार आपके भिन्न भिन्न कहीं ना कहीं उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है प्रयोजनवाद के अनुसार नवीन मूल्यों का निर्धारण कैसा होता है? प्रयोजनवाद के समान उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना है, जिसका प्रमुख कर्तव्य विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। जैसे यहाँ पे आपका है कि मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद में किस तथ्यों का विश्लेषण किया गया है? इसमें देखिए आपका जाएगा नैतिक मूल्य क्या है, सुंदर क्या है, ईश्वर क्या है और गति। ठीक है दोस्तों, इन सब का यहाँ पर किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रयोजनवाद किससे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के सिद्धांत किसी भी सिद्धांत को कसौटी का उपयोगिता कभी नहीं देता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि प्रयोजनवाद व्यक्ति को किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है? प्रयोजनवाद व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद किस क्रिया के स्थान पर बल देता है? प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पे आपका है प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? ईश्वरीय सत्ता पे आस्था नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि किस दर्शन के अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद और कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? इसमें आपका हो जाएगा प्रयोजनवाद। ठीक है ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नए नए प्रश्न देखने को मिल जा रहे हैं। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? जेम्स। ठीक है, जेम्स आपके हो जाएंगे।
प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? समाज की है। प्रयोजनवाद के अनुसार प्रयोजनवाद के प्रमुख रूप से कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवाद शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसमें आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आपका बालक का सामाजिकरण, ठीक है, बालक का सामाजिकरण ही प्रयोजनवाद शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बालक के सामाजिकरण का विकास उच्च माध्यम से होना चाहिए। आगे आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा कि स्वामी जी ने शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है, सभी शिक्षाओं का अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। समस्त सभ्यताओं का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना है। जिस अभ्यास के द्वारा मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रभाव है और आविष्कार संनिमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। तो यानी कहीं ना कहीं शिक्षा के अंतर्गत आपके बहुत चीज़ें आ जाती हैं। स्वामी विवेकानंद के शारीरिक विकास के संबंध में क्या कहा है? स्वामी जी ने शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है। एक बार उन्होंने अपने शिष्य से कहा था, तुम्हें शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए। इस प्रकार उसके अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शारीरिक विकास ही मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी का क्या विचार है। विवेकानंद जी का कहना है कि यह अधिक उचित होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल जाए, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के स्थान पर किसी कार्य में लग सके और जीविकोपार्जन कर सके। जैसे यहाँ पे आपका है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, वातावरण और शिक्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा कि टैगोर के अनुसार श्रेष्ठ शिक्षा की क्या विशेषता है? श्रेष्ठ शिक्षा की विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को अपना दास ना बनाकर स्वतंत्र बनाती है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? दोस्तों मातृभाषा में। ठीक है, जब भी बालक को शिक्षा दी जाए तो बालक को मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। बालकों की शिक्षा में टैगोर प्राकृत को कितना महत्व देते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी कहीं ना कहीं बालक को शिक्षा दी जाती है तो प्राकृतिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें सामाजिक ज्ञान भी देना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सांसारिक बंधनों में पड़ने से प्रथम बालकों को अपने निर्माण काल में प्राकृत का प्रशिक्षण प्राप्त करने दिया जाना चाहिए। बेंचों सांपटों पुस्तकों तथा परीक्षाओं की तुलना में वृक्ष और पौधे, आकाश का स्वतंत्र विस्तार, शुद्ध एवं स्वच्छंद वायु, तालाब का स्वच्छ और ठंडा पानी तथा प्राकृतिक का विस्तृत क्षेत्र कम आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्लास आपकी बहुत लंबी बन रही, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। दोस्तों यह था आपका फर्स्ट क्लास, इसका सेकंड क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।